Hello बच्चों, let's see this question. So this question says, suppose an object is at a point P at time t moves to P dash and then comes back to P, then displacement is A. First option is unit vector, option B is a null vector, option C is a scalar, option D is none of this. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफाइन है। एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है, टाइम टी पर, और वो मूव कर जाता है पी डैश पे, और फाइनली वो अपने पी पॉइंट पर ही आ जाता है। तो उसका हमें क्या बताना है, देन डिस्प्लेसमेंट इज। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, उस चीज का, उस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्यादा बढ़िया सुटेबल वर्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आपका कि जो आपका इनिशियल वेक्टर है और फाइनल वेक्टर है। ठीक है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर कर देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, फाइनल वेक्टर माइनस और ईयर फाइनल वेक्टर माइनस ईयर इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये क्या जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, इनिशियल वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी वही पूछा गया कि देन डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसको देखिए हम एक फिगर से हम ऐसे समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका आर है, आर माने की पोजिशन एक्सिस है। ठीक है, देखिए किसी टाइम उसने क्वेश्चन बोला है कि किसी टाइम टी पर वो आपका पी पॉइंट पर है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये आपका पी पॉइंट है, यहाँ पर वो किसी टाइम टी पर है। ओके, और फिर वो मूव करके आपका पी डैश यानी कि कहाँ, किसी इधर चला जाता है। ठीक है, इसके वेक्टर को मैंने यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दिया, दिस इज अवर, दिस वन इज अवर पी वेक्टर, दिस इज अवर पी डैश वेक्टर, किसी दूसरे टाइम टी प्लस डी टी पर मान लीजिए। ठीक है, दूसरे टाइम टी प्लस डी टी टाइम पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या कहलाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, आपका पीपी डैश जो वेक्टर है, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पीपी डैश वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट हियर अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था सर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल वेक्टर आपका ओपी डैश था और ओपी वेक्टर क्या था, आपका इनिशियल वेक्टर था। हमने ओपी डैश माइनस ओपी वेक्टर कर दिया तो आपका पीपी डैश आ गया। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर का ओपी डैश वेक्टर था माइनस आपका ओपी वेक्टर कर लिया, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, पीपी वेक्टर आ जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट पी से मूव करा है, वो पॉइंट पी पर था एट टाइम टी पर, फिर वो क्या गया, पी डैश पॉइंट पर गया एंड देन कम्स बैक टू पी वेक्टर अगेन। तो वो दोबारा से कहाँ पर आ गया, अपने पी वेक्टर पर आ गया। ठीक है, इसका कंडीशन ऐसे कि यहाँ पर था, फिर वो यहाँ से आपका इधर गया, फिर वो फिर से मोशन करके यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, तो देखिए पी पॉइंट पर फिर से आ गया। तो देखिए उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो देखिए उसका फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर तो एक ही है, सेम पॉइंट है पी वेक्टर। ठीक है, ओपी वेक्टर। तो देखिए ओपी वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर कितना आएगा, जीरो वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, या फिर हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितना आएगा, आपका जीरो आएगा। जीरो आएगा तो मैं बोलता हूँ उसे इट इज कमिंग टू बी नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को क्या हम बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम जीरो कभी नहीं बोलेंगे। देखिए क्यों नहीं बोलेंगे, देखिए क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड में आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और राइट साइड में भी क्या है, आपका एक, राइट साइड में भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर आपके लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट साइड, दोनों साइड आपकी सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए, और उनका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड में आपका वेक्टर है तो राइट साइड में भी आपका वेक्टर है, इसको हम जीरो नहीं बोलेंगे बल्कि इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो या तो आप इसे जीरो वेक्टर से डिनोट करो, या फिर जस्ट सिंपल जीरो से भी डिनोट करते हैं तो हम उसे समझ जाते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे तो इसे जीरो वेक्टर ही बोलेंगे या फिर नल वेक्टर बोलेंगे, सिर्फ जीरो नहीं बोल सकते, वरना ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब डिस्प्लेसमेंट उसने पूछा था कि फर्स्ट उस देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे उसने पूछा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा यूनिट वेक्टर होगा, नहीं हो सकता। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, और इट इज जस्ट यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी में बोला नल वेक्टर, तो ये ऑप्शन तो आपका राइट है, नल वेक्टर ही है। ऑप्शन सी में बोला है उसने स्केलर, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर्स गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर तो हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। डी ऑप्शन है बोले नन ऑफ दिस, ये भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पता चल गया कि हमें क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.